नमस्कार साथियों, आज की चर्चा का विषय है अनुनासिक और अनुस्वार। सामान्यतया हमें अपने सामान्य जीवन में भी इसको लेकर बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि जो है अनुनासिक क्या है, अनुस्वार क्या है, कहाँ। जैसे मैं दो शब्द लेता हूँ, गंगा और अम्बा। तो यहाँ गंगा में अंगा क्यों पढ़ रहे हैं, इस जो चंद्र बिंदु है इसको, और अम्बा अम्बा में माँ क्यों पढ़ रहे हैं, ये जो बिंदु है इसको। जैसे कंचन, कंचन है आपके सामने, तो यहाँ का के ऊपर अंक की मात्रा लगी है, जिसे सामान्य भाषा में कहते हैं कि अंक की मात्रा है। तो इसे यहाँ पे इया क्यों पढ़ रहे हैं। या फिर भिंडी लिखा है, तो यहाँ पे आड़ा का साउंड क्यों आ रहा है। तो इस तरीके से जो भी कन्फ्यूजन है आपकी, जो भी समस्याएं आती हैं, वो सब यहाँ पर आपकी सॉल्व होने जा रही हैं इसी एक वीडियो के बाद। यहाँ हम जानेंगे अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, एवं इसके बारे में विस्तार से जानने जा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अनुनासिक अनुनासिक जो होता है, ये आश्रित नासिक के स्वर होता है, और जो अनुस्वार होता है वह नासिक के व्यंजन होता है। अब नासिक के स्वर क्या है और नासिक के व्यंजन क्या है, ये सब हम आगे देखेंगे। अनुनासिक, पहले हम बात करते हैं अनुनासिक के ऊपर कि अनुनासिक क्या होता है। अनुनासिक, जैसे अनु का मतलब होता है गमन करना, यानी कि विचरण करना। नासिक का मतलब होता है नाक, यानी कि नाक से गमन करने वाले जो साउंड है, जो ध्वनियां हैं, वही क्या है, अनुनासिक है। अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में वायुमुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकलती है, उन्हें अनुनासिक कहते हैं। जैसे भाग, आप पढ़ रहे हैं भाग, तो इसमें देखिए नाक से ध्वनि बाहर नहीं निकली, सीधा कहां से निकल रही है, मुंह से। कहां से, मुंह से। भाग। अब इसी को हम ऊपर चंद्र बिंदु लगा दें, अब देखिए भांग, भांग। आप महसूस करेंगे कि जो ध्वनि है वो नाक और मुंह दोनों से बाहर निकल रही, भांग। तो ये क्या हो गया, ये अनुनासिक है। अब देखिए अगला शब्द लें, जैसे गोद। तो यहाँ पे सामान्यतया मुंह से आवाज, मुंह से जो ध्वनि है, जो वायु है, वो निकल रही है। लेकिन अब गोंद, इसमें हमने बिंदु लगा दिया है, तो क्या हो गया, गोंद। अब नाक से भी वायु बाहर आ रही है। सांस, ऊपर चंद्र बिंदु लगा दीजिए, सांस। देखिए कितना परिवर्तन हो जाता है ध्वनि में। अनुनासिक का लेखन कैसे किया जाता है, तो बिंदु, यानी कि जिसे आप अंक की मात्रा बोलते हैं, बिंदु और चंद्र बिंदु, ये दोनों चीजें लगाकर अनुनासिक का लेखन किया जाता है। अब समस्या ये आती है कि चंद्र बिंदु कहाँ लगाएं और बिंदु कहाँ लगाएं। तो इसके लिए जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान रहता है, यानी कि कोई मात्रा आप लगाई और उसके ऊपर खाली स्थान आ रहा है, जैसे बड़े आ की मात्रा हुई, तो उसकी मात्रा कहाँ लग रही है, जो हमारा लेटर है, यानी जो हमारा वर्ड है उसके बगल में लग रही है, तो ऊपर खाली स्थान है। तो ऐसा बोल रहा है, जिन स्वरों की शिरोरेखा के ऊपर खाली स्थान रहता है, अर्थात कोई भी चिन्ह नहीं होता, उनके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। और कहाँ कहाँ किस किस मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, जैसे आ, उ, इन स्वरों की मात्राओं के ऊपर चंद्र बिंदु लगता है। जैसे उदाहरण देखें तो अखियां, अखियां। अब देखिए आ है, यानी कि इसकी अगर मात्रा भी लगाएंगे आप, तो ऊपर खाली स्थान रहता है। तो जहां भी ऊपर खाली स्थान है और ऐसा साउंड आ रहा है, जो वायु है वो नाक से भी निकल रही, मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर आ रही है, तो वहां पर अगर ऊपर खाली स्थान है, तो वहां पर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे। और जिनके ऊपर खाली स्थान नहीं होता, अर्थात मात्रा का अंश मौजूद होता है, यानी कि उसके ऊपर मात्रा लगती है, जैसे ई, ए, आए, ओ, आओ, जब ये मात्राएं हैं, तो वहां हम बिंदु लगाकर इसको डिनोट करते हैं। जैसे इसका उदाहरण देखिए आप, सिंघाड़ा। अब देखिए सा है, सा में छोटी ई की मात्रा लगी हुई है, तो आप यहाँ देखते हैं, यहाँ पे चंद्र बिंदु नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिर्फ एक बिंदु से काम चला देंगे। अगला देखिए हिंडोला। अब देखिए हा पे छोटी मात्रा है और बिंदु लगा दिए, और फिर उसके बाद पूरा हो गया, हिंडोला। ईंट। अब देखिए बड़ी ई है ना, यहाँ पे ऊपर मात्रा है, तो यहाँ पर बिंदु लगा के काम चला देंगे। और ऐसे देखिए पेंदा, पेदा। देखिए पा पे एक ही मात्रा है, तो एक ही मात्रा है तो बिंदु लगा के काम चला दिए, ठीक है।
अब इसके बगल आप एक शब्द देखेंगे लिखा है एज पेज, तो यहाँ देख रहे हैं आप ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है, जबकि यहाँ रूल में बताया कि ए के साथ क्या लगाते हैं, सिर्फ बिंदु लगाते हैं। लेकिन जब हम ए लिख रहे हैं तो ऊपर खाली स्थान है, और जब ऊपर खाली स्थान आता है तो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। आगे आपको ये भी चीज़ बताई जाएगी, लेकिन इससे पहले कुछ उदाहरण है जो चंद्र बिंदु वाले के बच गए थे, उसको देख लेते हैं। जैसे अखियाँ देखा था हमने, तो आ आया है तो ऊपर खाली स्थान है तो चंद्र बिंदु लगा देंगे। अंगोछा आ आया है, ऊपर खाली स्थान है, चंद्र बिंदु लगा देंगे। आंधी बड़ा है, ऊपर खाली स्थान है तो चंद्र बिंदु लगा देंगे। उंगली उंगली, अब देखिए उंगली मुंह से आवाज आई, लेकिन अब उंगली, अब मुंह और नाक दोनों से आवाज आई। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऊपर खाली स्थान है तो चंद्र बिंदु लगा दिए। तो इस तरीके से मुझे लगता है क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, यदि ई तथा ए नासिक के स्वरों के रूप में शब्द के प्रारंभ में स्वतंत्र रूप में आते हैं तो उनकी शिरोरेखा पर खाली स्थान होने के कारण चंद्र बिंदु लगता है। यानी कि अब ई आया, ए आया, तो इसमें ऊपर खाली स्थान रहेगा तो क्या होगा, चंद्र बिंदु लगे। जैसे अभी हमने पीछे देखा था एच, ऐसे ही देखिए एठना, अब ए है, सबसे पहला वर्ड है ए, और इसके ऊपर खाली स्थान है तो क्या लगा दिया हमने, चंद्र बिंदु लगा दिया। ठीक है, तो सामान्य सा नियम है कि जहां ऊपर खाली स्थान है शिरोरेखा के ऊपर, वहां चंद्र बिंदु लगेगी। जहां खाली स्थान नहीं है वहां सिर्फ बिंदु लगा के हम आगे बढ़ जाएंगे, जिसे आप अंक की मात्रा भी बोलते हो। अब आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं अनुस्वार क्या है। अनुस्वार क्या है, जैसे जो अनुनासिक होता है वो आश्रित नासिक के व्यंजन होता है, नासिक के स्वर होता है। जो अनुनासिक होता है वो आश्रित नासिक के स्वर होता है, और जो अनुस्वार होता है वो आश्रित नासिक के व्यंजन होता है। अब नासिक के व्यंजन होने के कारण इनके उच्चारण में मुंह में किसी ना किसी स्थान पर अवरोध अवश्य होता है। यानी कि यह व्यंजन है, जैसे स्वर होता है आ ई उ, एकदम सीधा निकलता है, कहीं मुंह में अवरोध नहीं होता। लेकिन व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है, अवरोध उत्पन्न होता है। तो ये उस चीज को, उस नियम को फॉलो करता है, उस नियम का अनुसरण करता है कि नासिक के व्यंजन होने के कारण इसके उच्चारण में मुंह में किसी ना किसी स्थान पर अवरोध अवश्य होता है, तथा वायु मुख और नाक दोनों से बाहर निकलती है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, अनुनासिक से अगर देखें तो वहां भी मुंह से निकल रही थी, यहाँ भी मुंह और नाक दोनों से निकल रही, वहां भी मुंह और नाक दोनों से निकल रही थी। लेकिन यहाँ डिफरेंस इतना है कि वहां स्वतंत्र रूप से निकल रही थी, यहाँ पर अवरोध आ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुस्वार का कोई निर्धारित उच्चारण नहीं होता है। जैसे हम वहां देखते हैं कि जैसे वहां हमने पढ़ा एठना और अंगोछा, आंधी, पेंदा, इस तरीके से पढ़ा। लेकिन जब हम अनुस्वार में आते हैं तो इनका कोई भी निश्चित उच्चारण नहीं होता। इनका उच्चारण इनके परिवेश के अनुसार होता है। जैसे अब परिवेश कैसे आएगा, परिवेश दो तरीके से आएगा, जैसे शब्द के मध्य में जब आया है तब, और शब्द के अंत में जब आया है तब। अब शब्द के मध्य में अनुस्वार कैसे आता है उसको देखते हैं। तो शब्द के मध्य में अनुस्वार आने पर उसके पहले एक स्वर और बाद में एक व्यंजन अवश्य होता है। यानी कि अगर शब्द के मध्य में अनुस्वार का प्रयोग हुआ, पहले एक स्वर होगा और बाद में एक व्यंजन होगा। यानी कि स्वर प्लस अनुस्वार प्लस व्यंजन के नियम का अनुसरण करेगा, और इसके साथ उच्चारण उस व्यंजन के अनुसार किया जाता है जो इसके बाद में आया है। यानी कि जो व्यंजन बाद में है, अनुस्वार के बाद जो व्यंजन है, जैसे नियम क्या है, स्वर अनुस्वार फिर व्यंजन, तो जो ये बाद वाला व्यंजन दिख रहा है आपको, इसके अनुसार उसका उच्चारण किया जाता है। अब इसके अनुसार कैसे किया जाता है उसको देखते हैं। अनुस्वार के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, अनुस्वार उसी वर्ग के व्यंजन के नासिक के रूप में उच्चारित होने लगता है। अब नासिक क्या है, हम सामान्यतया अंतिम वर्णों को ले ले प्रत्येक वर्ग के, जैसे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, इतने वर्ग हैं। तो इसमें का वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, अंगा, क्या है, अंगा। चा वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, या। टा वर्ग का अंतिम वर्ग यानी कि अंतिम वर्ण क्या है, रा। ता वर्ग का अंतिम वर्ण क्या है, ना। पा वर्ग का मा। तो यानी कि अगर पा वर्ग का कोई भी व्यंजन है तो माँ का उच्चारण आएगा,
ता वर्ग का कोई व्यंजन है तो ना का उच्चारण आएगा, टा वर्ग का कोई व्यंजन है तो ड़ा का उच्चारण आएगा, और चा वर्ग का कोई व्यंजन है तो या का उच्चारण आएगा, और का वर्ग का कोई व्यंजन है तो अंगा का उच्चारण आएगा। जैसे उदाहरण देखें तो पंखा, अब देखिए पंखा, पा है फिर उसके बाद खा है। अब देखिए पा पे छोटे या की मात्रा है, आप देखेंगे यहाँ पे तो पा पे छोटे या की मात्रा है, और फिर उसके बाद अनुस्वार लगा है, ठीक है, उसके बाद क्या लगा है, अनुस्वार लगा है। और अनुस्वार कहाँ लगता है, जहां उच्चारण होना है उसके पहले वाले वर्ड पे लगता है, ठीक है। जैसे पंखा पढ़ा यहाँ पे हमने, तो अब आप देखेंगे पंखा, अब यहाँ पे क्या पढ़ा हमने, पंखा, ठीक है। अब देखिए खा आया, क्या आया, खा। अब पा है उसके बाद आ है, आप ध्यान से देखें तो यानी कि या की मात्रा है, फिर उसके बाद अनुस्वार है, फिर व्यंजन है खा, व्यंजन क्या है, खा। अब खा किस वर्ग का वर्ड है, तो आप देखते हैं खा जो है का, खा, गा, घा, अंगा, इसमें आता है, यानी कि का वर्ग का है। और जब का वर्ग का है तो क्या उच्चारण करोगे आप, इसको अंगा का उच्चारण करोगे। जैसे पंखा, क्या किसका साउंड आ रहा है, अंगा का साउंड आ रहा है। अगला देखिए पंजाब, पंजाब, आप देखिए यहाँ पे पा के बाद आ है, फिर अनुस्वार है, फिर जा है, तो जो आखिरी में हमारा व्यंजन आता है उसी के अनुसार उच्चारण होता है। तो अब चा वर्ग में आता है जा, देखिए चा, छा, जा, झा, इया, तो जा आया चा वर्ग में, और जब चा वर्ग में आया तो इसके नासिके के अनुसार इसका अनुस्वार पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पे क्या उच्चारण होगा, पंजाब, यानी कि इया का उच्चारण आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पंडित, अब देखिए डा है, डा किस वर्ग का है, तो डा टा वर्ग का है, तो इसमें किसका उच्चारण आएगा, ड़ा का उच्चारण आएगा, ठीक है, पंडित। संतरा में देखिए संतरा, अब देखिए ता वर्ग का है और पहला ही वर्ड है ता, तो ता, था, दा, धा, ना, नासिक क्या है, ना है, तो ना का उच्चारण आएगा, संतरा, ठीक है। अगला देखिए अंबा, अब यहां देखिए अंबा, आ है, फिर उसके बाद अनुस्वार है, फिर बा है, बा किस वर्ग में आता है, पा, फा, बा, भा, मा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पा वर्ग में आ रहा है, और जब पा वर्ग में आ रहा है तो माँ का उच्चारण होगा, क्या उच्चारण होगा, माँ का, तो इसे हम यहाँ क्या पढ़ेंगे, अंबा, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे लगता है उच्चारण को लेकर यहां तक आपका क्लियर है। अब जब शब्द के अंत में अनुस्वार जुड़ता है तब कैसे उच्चारण होता है, जब शब्द के अंत में अनुस्वार आता है तो इसका उच्चारण हमेशा माँ के रूप में होता है। जैसे स्वयं, अब देखिए या के ऊपर क्या है, हमारा जो बिंदु है ये है, यानी कि अनुस्वार लगा हुआ है, तो इसे क्या पढ़ेंगे, स्वयं। अब अहम, अब देखिए हा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है तो क्या पढ़ेंगे, अहम, ठीक है। इसी तरीके से अनुस्वार के लेखन की बात करें तो वही है जो अंक की मात्रा लगाते हैं, सिंपल वही वाला है कि एक पॉइंट लगा के डिनोट करते हैं ऊपर। यह चिन्ह अनुस्वार से पहले आने वाले स्वर के ऊपर लगता है, यानी जहां इसे प्रोनाउंस करना है उसके पहले वाले स्वर के ऊपर लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे पंखा लिखा था, हमने देखा था वहां पे पंखा, यानी कि अब पा के ऊपर नहीं लगा है, पा के साथ जो स्वर है, ठीक है, आ उसके ऊपर लगा है, ठीक है। जैसे गंगा, अब देखिए गा फिर आ है, ठीक है, गा अगर अलग करेंगे तो आधा गा हो जाएगा, जब उसमें आ की मात्रा लगी तो पूरा गा हुआ, ठीक है। अब गंगा, आ के ऊपर लग गया क्या, बिंदु लग गया, यानी जिसे आप बोलते हो अनुस्वार, गंगा। फिर पंकज, कंघा, कंचन, इसमें आप देख रहे हैं कि जहां पढ़ा जा रहा है उसके पहले लग रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब यहां तक तो हमने बात कर ली वर्गों की, यानी कि जो वर्ग होते हैं हिंदी में, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, लेकिन इन वर्गों के अतिरिक्त अनुस्वार या, रा, ला, वा, सा, हा आदि सभी व्यंजनों के पूर्व आता है, तो इसका उच्चारण किस प्रकार होगा उसे कैसे जानेंगे, तो उसके लिए जब सा, रा, ला के पूर्व अनुस्वार आता है तो उसका उच्चारण ना के रूप में होता है, किसके रूप में, ना के रूप में, ठीक है। जब सा, रा, ला है और इससे पहले आया है अनुस्वार तो ना के रूप में पढ़ेंगे, और वा से पहले आया है तो माँ के रूप में पढ़ेंगे, या से पहले आया है तो या के रूप में पढ़ेंगे, और हा से पहले आया है तो अंगा के रूप में पढ़ेंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पे संयम, या से पहले आया है,
किससे पहले आया है? या से पहले आया है। और जब या से पहले आया है तो क्या उच्चारण होगा? इया का उच्चारण होगा। संयम, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब रा, अब देखिए अगला है संरचना। अब यहाँ पे रा से पहले आया है, तो जब रा से पहले आता है तो ना पढ़ते हैं। जैसे देखिए संरचना, ठीक है, संरचना। अब यहाँ पे ना का उच्चारण आया, ठीक है। अगला देखिए संलाप, ला आया है और उससे पहले अनुस्वार है, तो ला आने पे हमने देखा नियम में कि ना का उच्चारण होता है, तो संलाप का उच्चारण। अब देखिए अगला जो वर्ड है हमारे सामने, अगला जो शब्द है, देखिए इसको संशय, सा आया है तो ना का उच्चारण होना ही है। संहार, अब देखिए संहार, अब सा है, ऊपर बिंदु है, हा है, अब हा से पहले आया है तो अंक का उच्चारण होगा, ठीक है। संवाद, अगला देखिए संवाद, वा से पहले है और जब वा से पहले है तो मां का उच्चारण होगा, संवाद, ठीक है, ऐसे पढ़ेंगे संवाद, ठीक। संसार, अब देखिए संसार, सा है तो ना का उच्चारण जाहिर सी बात है होगा। आगे बढ़ते हैं, तो वर्णमाला में अनुस्वार को आ के ऊपर बिंदु लगाकर दिखाया जाता है, इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने अनुस्वार और अनुनासिक को देखा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। कोई संदेह है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।